हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड में। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारा 5th सेशन है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन के बाद बात होती है कि जो फूड हम लोगों ने छोड़ा था कल, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बिग इंटेस्टाइन प्लस स्टूल बनने तक छोड़ दिया था। अब हम बात करेंगे कि जो फूड हम लोगों को एसिमिलेट हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड बॉडी के अंदर एसिमिलेट हुआ है, मतलब जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, जो बिल्ली थे, मैंने बताया था आपको कल, उसके अंदर एसिमिलेट हुआ है। फूड किस फॉर्म में एसिमिलेट हुआ है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जो स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ दिए गए थे। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन गया, ठीक है ना, फैट से आपको अमीनो एसिड वगैरह बन गया। तो वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब तो हो गया, लेकिन वो बॉडी के किस यूज का है? तो वो यूज में कैसे आएगा? उसके लिए एक प्रोसेस क्या होगा कि बॉडी के अंदर यूज में आए। जो हमारा फूड एसिमिलेट हो गया है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, तो वो बॉडी के अंदर किस तरीके से यूज में आएगा, उसके लिए प्रोसेस होगा रेस्पिरेशन का। तो अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र। क्या होता है रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब ये हुआ कि जो फूड है, जो एसिमिलेटेड फूड है, जो हम लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन से जो एसिमिलेट फूड हुआ है, उस फूड से किस प्रकार से एनर्जी गेन करेगी बॉडी, उसके लिए क्या होगा? फूड का ऑक्सीडेशन होगा, जिसमें कि रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। अब क्या होता है रेस्पिरेशन, ये मैंने बता दिया आपको, डेफिनेशन बता दी उसकी। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा एब्जॉर्ब फूड है, ठीक है, जो एब्जॉर्ब फूड ब्लड कैपिलरीज ने एब्जॉर्ब किया है इन फॉर्म ऑफ सिंपलर वन, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है बदल गई ग्लूकोज के अंदर, जैसे बदल गई, तो उस ग्लूकोज का किस तरीके से हम यूज कर पाएंगे, उसका यूटिलाइजेशन हम कैसे कर पाएंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ऑक्सीजन चाहिए होगी। जो ऑक्सीजन हमें कहां से मिलेगी? एटमॉस्फेयर से, ठीक है। एटमॉस्फेयर से हमें क्या चाहिए? जैसे कि एसिमिलेटेड फूड है, इधर देखिए आप, ये एसिमिलेटेड फूड है, ठीक है। हम लोगों ने ऑक्सीजन ली कहां से? एयर से, बाय नोज, ठीक। ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन हमारे पास पहुंच गई। अब ऑक्सीजन ने क्या किया? ठीक है, ऑक्सीजन ने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया। मतलब कि कोई भी फूड है, जब तक उसके लिए हमारे पास ईंधन नहीं होगा जलाने के लिए, तो हम कैसे उस फूड को पका के खा पाएंगे? मतलब हिंदी, शुद्ध हिंदी में बात ये हो गई। उसके लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा उसका, ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए मुझे। ऑक्सीजन कहाँ से मिली हमें? एयर से। फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बना, एनर्जी निकली सेल्स के अंदर, जो सेल्स के लिए रिक्वायरमेंट थी वो एनर्जी सेल्स ने गेन कर ली। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो छोड़ दी गई आउटसाइड ऑफ बॉडी। हमारा नेजल ऑर्गन जो है, नोज है, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एयर में छोड़ दी गई, वाटर रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी सेल्स के अंदर स्टोर हुई, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम होता है। इस फॉर्म में एनर्जी हमारी सेल्स में स्टोर हो गई। जो एनर्जी सेल्स को चाहिए वो सेल्स ने ले ली, बॉडी ने ले ली। काहे के लिए एनर्जी चाहिए? बॉडी को रिपेयर के लिए, जो बॉडी में टूट फूट होती है। दो प्रकार से एनर्जी बॉडी के अंदर यूज होती है, या कह सकते हैं कि दो तरीके से हम लोगों को एनर्जी की जरूरत है, जो हमें रेस्पिरेशन से चाहिए। पहली क्या है? एनर्जी फॉर वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, प्रत्येक अंग, बॉडी के एवरी पार्ट के लिए, एवरी अंग, हाथ, पैर, मुंह, नाक, जो भी हमारा वर्किंग बॉडी के अंदर हो रही है, ठीक है ना, उसके लिए एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी हमें कहां से मिलेगी? फूड के ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो एक तो एनर्जी हमें चाहिए अपने बॉडी पार्ट्स के लिए,
और दूसरे काय के लिए चाहिए? बॉडी रिपेयर के लिए। कहीं पे कोई बॉडी को अगर डैमेज हुआ है तो उसको डैमेज को पूर्ति करने के लिए चाहिए, या बॉडी कोई छोटा बच्चा है उसको बढ़ोतरी के लिए, ठीक है, सेल्स के डिवाइडेशन के लिए, ठीक है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो सारी एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड के, एसिमिलेटेड फूड के ऑक्सीडेशन से, जो हमें कहाँ से मिलेगा? रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। सो रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन थी हमने आपको बताई कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है फ्रॉम फूड से, इसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये तो बात होगी एनर्जी रिलीजिंग की। अब ये बात होती है कि जो एनर्जी सेल्स के अंदर रिलीज हुई है, सेल्स मतलब हमारी पूरी बॉडी की बात हो रही है, पूरे बॉडी स्ट्रक्चर की बात हो रही है, क्योंकि पूरी बॉडी लाखों करोड़ों सेल्स से बनी हुई है। प्रत्येक सेल को एनर्जी चाहिए, बॉडी की एवरी सेल्स को एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन से। जो फूड आया उसका ऑक्सीडेशन हुआ, उससे एनर्जी रिलीज हो गई। अब ये एनर्जी, अब ऐसा भी नहीं है कि एनर्जी इतनी बने कि जो यूज हो रही है उतनी एनर्जी बनी और बस यूज हो गई, ऐसा भी नहीं होता है। उसके लिए क्या होता है? एनर्जी तो बहुत बनती है, ठीक है, लेकिन जितनी जिस सेल को एनर्जी चाहिए होती है उतनी एनर्जी वो यूज कर लेता है, बाकी एनर्जी जो है स्टोर हो जाती है। अब ये एनर्जी स्टोर कैसे होती है, ठीक है, अब बात करते हैं। तो एनर्जी स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। मैंने आपको बताया था एटीपी के रूप में एनर्जी बॉडी सेल्स के अंदर स्टोर होती है। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के रूप में एनर्जी बॉडी के एवरी सेल्स में स्टोर हो जाती है, और उसके बाद में जिस भी समय बॉडी के किसी भी सेल को एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी एटीपी से तुरंत जो है एनर्जी रिलीज हो जाती है और बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। तो बच्चों, एसिमिलेटेड फूड जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अब ये ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इसमें एसिमिलेटेड फूड जो होता है वो फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी जो है वो सेल्स के अंदर ही रिलीज होती है, ठीक है। कॉमन इन लिविंग, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में लगभग ये कॉमन ही होता है रेस्पिरेशन, क्योंकि ये एनर्जी सेल्स के अंदर रिलीज होती है, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। अब देखिए, जो एनर्जी रिलीज होती है वो तो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के डिफरेंट वर्क के लिए, वो तो एनर्जी सेल्स ले लेती हैं। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बचा, ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हार्मफुल है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर रुक जाएगी तो वो हार्म पहुंचाएगी, इसलिए इसको निकालना जरूरी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल दी जाती है, लेकिन वाटर जो बच जाता है वो भी निकाल दिया जाता है। लेकिन वाटर इतना हार्मफुल नहीं है जितना कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। अब इसमें क्या हुआ? फूड प्लस ऑक्सीजन, उसका ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी रिलीज, ठीक है, इन सेल ऑफ बॉडी, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्रियाएं कहाँ होती हैं? सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, ठीक है। तो इसमें रेस्पिरेशन में देखने वाली बात यह है कि रेस्पिरेशन में दो प्रकार से फंक्शन हो रहे हैं। पहला क्या है? इसमें होता है फिजिकल रेस्पिरेशन। फिजिकल रेस्पिरेशन में मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे नोज यानी कि ऑर्गन्स के द्वारा ऑक्सीजन टेक की जा रही है, ऑक्सीजन ली जा रही है। तो ये क्या, इसको क्या कहेंगे? बाहर से ऑक्सीजन को अंदर इनटेक करना, इसको कहेंगे फिजिकल रेस्पिरेशन। ये फिजिकल है, बाहर से है, ठीक है, इसको बेटा कहेंगे फिजिकल रेस्पिरेशन। और जो ऑक्सीजन फिर हमारे अंदर चली गई लंग्स में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डिफरेंट केमिकल प्रोसेस होते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, तो इसको कहेंगे बायोकेमिकल रेस्पिरेशन, ठीक है, बायोकेमिकल रेस्पिरेशन कह सकते हैं इसको। ऑक्सीजन का इनटेक है, ठीक है,
जो हम सांस ले रहे हैं, सांस को भर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। ये ब्रीथिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारी नोज के द्वारा ऑक्सीजन इनटेक किया गया और लंग्स तक पहुंचाया गया, ठीक है। इसको कहते हैं ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन का जो एम क्या होता है कि जो हमारा सिंपल ग्लूकोज से एनर्जी गेन करना। जो ग्लूकोज हमको डाइजेशन के थ्रू, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के थ्रू जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन बना था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा, ये जो कैपिलरीज थी उनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, उनके द्वारा बनाया गया था, एब्जॉर्ब मतलब किया गया था, उससे उस ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज करने का प्रोसेस ये रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। अब एक बात और समझिए आप, इसमें आप ये देखेंगे कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उसमें उसका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, वाटर रिलीज कर रहे हैं, तब एनर्जी निकल रही है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही है, वाटर लिया जा रहा है, ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज करी जा रही है। तो ये एक अपोजिट प्रोसेस, उसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है बेटा। तो बच्चों, जैसा हमने आपको बताया कि जो सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, ठीक है, ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन हुआ है ऑक्सीजन के द्वारा, इससे हमें जो एनर्जी मिली है वो एनर्जी सारी यूज नहीं होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि सारी एनर्जी यूज नहीं होती है, जो एनर्जी बच जाती है वो एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में बॉडी में, सेल्स में जो है जमा हो जाती है। अब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एनर्जी वापस कैसे सेल्स को मिलती है, इसके लिए आपको एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को समझना पड़ेगा। देखिए, बॉडी में एनर्जी, जो सेल्स के अंदर एनर्जी जो होती है वो तीन प्रकार से होती है। एडीपी के रूप में होती है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में होती है और एटीपी के रूप में होती है। एटीपी को कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी को कहते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है इसमें फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन होता है, ठीक है, फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन। इसका फार्मूला P1 होता है, इसमें P फास्फोरस होता है और 1 को इनऑर्गेनिक कहते हैं। अब इसमें प्रोसेस क्या होती है कि जब एनर्जी चाहिए तो बन गई, फिर जो नहीं चाहिए तो फिर वो स्टोर हो गई। इसमें क्या होता है, एडीपी जो होते हैं इसमें एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में क्या होता है, ये लो एनर्जी कंटेंट होता है। इसकी अपेक्षा, एटीपी की अपेक्षा एडीपी जो होता है ये लो एनर्जी कंटेंट होता है। एटीपी में एनर्जी, ये हाई एनर्जी कंटेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 फास्फोरस ग्रुप हैं एडीपी में, जबकि एटीपी में ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फास्फोरस ग्रुप हैं, इसलिए ये ज्यादा एनर्जी कंटेंट हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके एटीपी में चेंज हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने क्या किया, जब रेस्पिरेशन हुआ तो एनर्जी एब्जॉर्ब की और एटीपी के रूप में जमा हो गई। इसके विपरीत जब बॉडी की सेल्स को एनर्जी की जरूरत नहीं है तो एटीपी ने क्या किया, एटीपी ने एनर्जी रिलीज कर दी और वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में सेल्स के अंदर स्टोर हो गई। तो इस प्रकार जब सेल्स को एनर्जी की जरूरत हुई, सेल्स ने एनर्जी को गेन किया, और जब जरूरत नहीं हुई तो उसको सेल्स में ही स्टोर कर दिया। यानी कि जिस प्रकार, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास अगर पैसा एक्स्ट्रा है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हमने उसको बैंक के लॉकर में या बैंक के अकाउंट में स्टोर कर दिया, और अगर हमें जरूरत पड़ा तो हमने उस पैसे को जितना चाहिए उतना निकाल लिया, जितना नहीं चाहिए उतना जमा कर दिया। तो मतलब ये एक स्टोरेज जो भी हो रही है वो सेल्स के अंदर ही हो रही है। जब सेल्स को एनर्जी चाहिए हो रही है तो वो ले रही हैं, और जब नहीं चाहिए हो रही है तो वो स्टोर कर दे रही हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, जैसे कि एक बैटरी है कोई भी, तो उसको हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। हम उससे कोई सोलर लाइट जला सकते हैं, कोई बल्ब जला सकते हैं, कोई
फैन चला सकते हैं, तो उसमें हम मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं, और जब जरूरत नहीं होगी तो नहीं यूज करेंगे। तो ये अपने यूज के ऊपर होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्ट हो सकते हैं एटीपी में, और एटीपी दोबारा से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो जो भी एनर्जी फूड के रेस्पिरेशन से हमको मिली है वो एटीपी के फॉर्म में यूज होती है, और एटीपी के द्वारा बॉडी को डिफरेंट, जो भी डिफरेंट फंक्शन है बॉडी के, उसमें यूज के लिए चाहिए होती है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हैं, या लिविंग ऑर्गन के डेली वर्क जो भी होते हैं जिसमें कि बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए एटीपी द्वारा एनर्जी दे दी जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी के बाहर निकाल दी जाती है। तो बच्चों हम लोगों ने बात की रेस्पिरेशन की, ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन, एनर्जी रिलीज। अब हम बात करेंगे कि ये जो एनर्जी रिलीज है का प्रोसेस है, मतलब कि जो रेस्पिरेशन है वो कितने प्रकार का होता है। रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में जैसा कि जो वर्ड ही है एरोबिक मतलब एयर, जिसमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत है फॉर रेस्पिरेशन के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ रेस्पिरेशन विच इज रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत है। जैसे कि सभी में, जैसे कि डॉग है, कैट है, ठीक है, मैन है, फ्रॉग है, सभी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज है उसके ऑक्सीडेशन के लिए एयर की जरूरत है। दूसरे प्रकार का जो है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, एना मतलब विदाउट, मतलब इसके इस रेस्पिरेशन में एयर की मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। विदाउट ऑक्सीजन के होता है, ये ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत है। ये हो गया एनारोबिक, ये हो गया एरोबिक, ठीक है। जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है, मतलब फूड का ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन जो होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के होता है। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज जैसे कि है हमारा, तो ग्लूकोज में जब ग्लूकोज की जब ग्लाइकोलिसिस होती है, ठीक है, तो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज है, उसकी ग्लाइकोलिसिस हुई, पायरुविक एसिड बना। अब इसका पायरुविक एसिड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन बाय क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के विषय में आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है, वो हायर सब्जेक्ट है। तो पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ क्रेब्स साइकिल के द्वारा इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया भाग होता है, जो पार्ट होता है, उसके अंदर ये ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या फॉर्मेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। ये एक एरोबिक जो होता है वो हायर एनर्जी कंटेंट, मतलब इसमें एनर्जी की जो फॉर्मेशन है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक में क्या हो रहा है, हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि रेस्पिरेशन प्रेजेंट इन विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया द्वारा, ग्लाइकोलिसिस के मेथड द्वारा जब पायरुविक एसिड में चेंज हो गया, तो अब पायरुविक एसिड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में क्या था, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक में क्या हुआ, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्या बना, इथेनॉल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और 2 ATP एनर्जी रिलीज हो रही है। इसकी अपेक्षा इन कंपैरिजन देखिएगा कि एरोबिक में 38 ATP एनर्जी रिलीज हो रही है, जबकि एनारोबिक में 2 ATP एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट्स मीन कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का लेवल एनारोबिक की अपेक्षा इन कंपैरिजन टू एनारोबिक ज्यादा है, समझे। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ईस्ट
और सम टाइप ऑफ बैक्टीरियाज में पाया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो, ये अब्सेंस में भी हो सकता है। कि मतलब जो हमारा रेस्पिरेशन है, लोग कहते हैं रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है, रेस्पिरेशन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम इस एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में, जैसे कोई अगर ये कहता है कि नहीं ऑक्सीजन की अब्सेंस में नहीं होगा रेस्पिरेशन, तो हम उसको कैसे प्रूव करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब हमने मान लीजिए ले ली, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एक तो शुगर का सोल्यूशन भर दिया, या कोई फ्रूट का जूस, उसमें भी शुगर होती है, ठीक है, और थोड़ी सी इसमें ईस्ट डाल दी, ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज करके सम टाइम थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ऐसे। तो हम क्या पाएंगे इसके बाद में, कुछ देर के बाद हम इसको जब स्मेल करेंगे तो हमें इथेनॉल का स्मेल आएगा जब हम सूंघेंगे, और एक गैस भी पास होती है, ठीक है, एक प्रकार की एक गैस निकलती है। ये गैस कौन सी होती है? ये गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये गैस जब निकलती है, इस गैस को अगर हम लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी होता है, उससे अगर हम पास करेंगे तो क्या होगा, ये मिल्की हो जाता है, ठीक है, लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की हो जाता है। इसके मतलब क्या हुए कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, यानी कि इसमें फूड का मतलब फर्मेंटेशन हुआ, यानी कि इसमें रेस्पिरेशन हुआ। इससे ये प्रूव होता है कि विदाउट ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन हो सकता है। ये तो था इसका एक एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे कि कुछ कंडीशंस में हमारी बॉडी के अंदर विदाउट ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होता है। हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, ये तो एक सिंपल सभी को पता होता है। लेकिन अब जो प्रोसेस हो रही है, जो मैंने आपको बताया पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये भी आपको पता हो गया। लेकिन आप ये सोचो कि विदाउट ऑक्सीजन के भी हमारे यहाँ हमारी बॉडी के अंदर हो सकता है क्या रेस्पिरेशन? हाँ, हो सकता है। जब हमारी बॉडी मतलब बहुत लेबर कर रही होती है, मसल्स मतलब जो जिम में जो एक्सरसाइज लोग कर रहे हैं या जो दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनकी मसल्स चल रही हैं ज़्यादा, उतनी ऑक्सीजन हम लोग गेन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उतनी एनर्जी, जितनी एनर्जी बॉडी को चाहिए उतनी एनर्जी बॉडी के सेल्स को उतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही है। तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा उस कंडीशन में? क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है, मतलब जो हमारी बॉडी सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन पहले से हो चुका, ग्लूकोज जो हमारा है वो एटेंडम क्या करेगा, क्योंकि इतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, तो क्या होगा कि ये पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। जो मसल्स हमारी वर्क कर रही हैं, जो मसल्स वर्क कर रही हैं, उन मसल्स में क्या होता है कि ये पायरुविक एसिड में चेंज होता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन जो है उतनी नहीं मिल पा रही है जितनी की रिक्वायरमेंट है सेल में। तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनता है प्लस 2 एटीपी एनर्जी, लो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी तो रिलीज हो रही है, एनर्जी चाहिए बॉडी को, तो एनर्जी तो उसको चाहिए। अब 2 एटीपी एनर्जी मिल रही है, यानी कि लो एनर्जी मिल रही है, तो उससे क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि दौड़ते दौड़ते पैर क्रैम्प कर गया या हाथ क्रैम्प कर गया, दर्द होने लगा, बहुत से जितने भी प्लेयर्स होते हैं इनको ज्यादा ये चीजें दिक्कतें होती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो होता है ये पेनफुल होता है, ये पेन प्रोड्यूस करता है इन मसल्स ऑफ बॉडी, इससे पेन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ जिसने कि पेन क्रिएट किया। तो बेटा एग्जाम में क्या होता है कि अक्सर जो है वो एनारोबिक में और एरोबिक में डिफरेंस आ जाता है, कि आप बताएं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो आप बता देंगे, सिंपल है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी एनारोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरी चीज क्या होती है कि एरोबिक में क्या होता है कि हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, 38 प्रोड्यूस हो रही थी एटीपी, इसकी अपेक्षा एनारोबिक में क्या होता है, लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एरोबिक का एंड प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, जबकि एनारोबिक में क्या होता है, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसमें। और तीसरी चीज क्या होती है
जो बॉडी की जो मस्कुलर मसल्स होती हैं, मतलब मसल्स जो होती हैं, जिसमें मतलब ह्यूमन बींग्स में जो होता है, ये जो एनिमल्स में पाया जाता है विदाउट ऑक्सीजन वाला एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अभी बताया मैंने आपको, लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है, वो कई प्रकार के एनिमल्स में भी होता है। जब वो भागते हैं, फास्ट दौड़ लगाते हैं या मेहनत करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है रेस्पिरेशन टॉपिक आपको आज समझ में आया होगा, और अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी रह गई हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं या कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी के पास हमारी ये क्लासेस जा सकें, और किसी की भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे पूछ सके। अब आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।